हाँ जी स्टूडेंट्स, कल का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना। इसकी हमने जान पहचान के बारे में कर लिया था कि कहाँ पे ये बसा हुआ था, इसका नामकरण किसने किया और इसकी जानकारी किसने दी। इसका नामकरण चार्ल्स मार्शल ने दिया, जॉन मार्शल ने, और इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। ये हमारा कल के वीडियो लेक्चर में अपना हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें चांदी की उपलब्धता, ये चांदी है यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ पे है चांदी, ये ध्यान में रखना है। ये भी हमारा कल हो चुका है, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है। मतलब कहने का कि इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और इससे पहले क्या होता था, मतलब कि साक्ष्य मिले हैं, लिखित कोई भी प्रमाण नहीं मिला। प्राग ऐतिहासिक जिसको बोला जाता है, जिसके कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है। उसके आगे हमने पढ़ा था इसके नगर नियोजन के बारे में। दो पार्ट में डिवाइडेड होता था। ऊपरला पार्ट को सिटाडल बोलते थे और निचला दुर्ग बोलते थे। नीचे वाले पार्ट को सड़कें क्या अच्छे प्रबंध की थी, नालियाँ अच्छे प्रबंध की थी, भवन 2 मंजिला हुआ करते थे, घर में ही आपको रसोई, स्नान घर, ये सब देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको डाटा के बारे में बात की। ये अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब मैं आपको सारा डाटा याद करवाऊंगी, जिसमें स्थल, वर्तमान क्षेत्र ये कहाँ पर है, और उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष कौन सा, और प्रमुख नदी कौन सी है, और वहाँ से क्या सामान मिला है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा डाटा मिलेगा और सबको याद भी करवाऊंगी। इसके आगे आज कृषि के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि कृषि मतलब कि वहाँ पे जो आज का जो टाइम है, इससे ज़्यादा, मतलब आज जो जितनी वर्षा होती है उतनी उस वर्षा उस क्षेत्र में तब नहीं हुआ करती थी, सिंधु क्षेत्र में। और बाढ़ पे ही ये क्या थे, सारे के सारे डिपेंडेंट थे। बाढ़ आने के ख़त्म होने के बाद ये क्या करते थे कि बीज बोते थे, और बाढ़ आने से पहले उसको काट लेते थे अप्रैल मंथ में। जौ, गेहूँ, मटर, राई, इन सब की इनको नॉलेज थी। हाँ, ये गन्ने की खेती नहीं करते थे। गन्ने की खेती यानी कि गन्ने की खेती इनको नहीं करते थे, नहीं आती थी, जो भी है। नेक्स्ट करना हमने यहाँ से स्टार्ट। हमारा आज का जो स्टार्ट होगा यहाँ से, कहते सिंधु घाटी सभ्यता से खिलौना हल मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। ये भी मैंने आपको करवा दिया था, ये भी कल की लेक्चर में हो चुका है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास का सबसे पहले ज्ञान था। वर्ल्ड में नंबर 1 पे इन्हीं को इस ज्ञान था। और यहाँ पे हल मिला है खिलौने का, जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोगों को हल के बारे में जानकारी है, जो किसका मतलब वो प्रतीक है, खेत जोतने के लिए। ठीक है, ये भी हमने पढ़ चुका है, ये भी हमारा हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं पशुओं के बारे में। इनके बारे में देखना है कि हड़प्पाई लोग क्या करते थे, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पालते थे। इन्हें कोबड़ वाला बैल, सांड विशेष प्रिय था। ठीक है जी, जैसे वैदिक काल के लोगों को क्या था, घोड़ा प्रिय उनका पशु था, इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को कोबड़ वाला बैल, जो बैल होता है ना, उसके ऊपर जो कोबड़ बना होता है, हम्प जो बना होता है, वो वाला बैल क्या था, इनको प्रिय था। इसके अतिरिक्त ये गधे और ऊंट भी रखते थे। ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं भाई, कहाँ से, राजस्थान के कालीबंगा साइड। ठीक है, कुत्ता तो आपको पता है प्रारंभ से ही क्या है, पालतू जानवर था। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली के दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। कहाँ पर, चुहूंदड़ों पे। चुहूंदड़ो जगह है कहाँ पर, पाकिस्तान में। वहाँ पे जो ईंटें, मतलब जो ईंट मिली है, दीवार की जो ईंट मिली है, उस पे निशान है। मतलब उसके ऊपर जैसे आगे आगे बिल्ली भागी, उसके पैरों के निशान, और उसके पीछे पीछे कुत्ता भागा, उसके पैरों के निशान मिले हैं। ठीक है जी, सिंधुवासी लोग हाथी घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके। यानी कि घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, हाथी के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन वो इन्हें पालतू नहीं बना सके थे। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कई बार,
क्योंकि हाथी व घोड़े पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए परंतु इनके पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके। घोड़े का अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध टेराकोटा से मूर्ति मिली है। कौन सी? टेराकोटा की। उससे पता लगता है कि इनको क्या है, घोड़े का ज्ञान था लेकिन पालतू नहीं था। कहते हड़प्पा काल में गैंडे का प्रमाण मिलता है। एक सींग वाला जो गैंडा, भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण है, आमरी से मिला। कहाँ से जी? आमरी से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैंडे का जो हमें प्रमाण मिला है वो कहाँ पे मिला है? आमरी से मिला है। कहते शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करके रखना कि जितने उसमें आपसे पूछेंगे इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो किसका बताओगे? शेर का साक्ष्य नहीं मिले हैं। और आपको पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू नहीं बना सके, किसको नहीं बना सके? हाथी और घोड़े को नहीं बना सके। और फसल में क्या बताया था? गन्ने का उत्पादन वो नहीं करते थे। ठीक है जी। कहते हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और गैंडे से भी परिचय थे। ये तो हो ही गया अपना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो इनके व्यापार की बात करते हैं। देखो एक दुनिया बस के गई है, कब? 5000 साल पहले। उनका रहन सहन, वो क्या करते थे, क्या काम करते थे, तो इसकी जानकारी में हमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए। हमें सिर्फ पेपर को पास करने के लिए जानकारी नहीं इकट्ठी करनी, वैसे भी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमसे पहले 5000 साल पहले एक नगर बसे हुए थे, वहाँ पे लोग रहते थे, उनके प्राप्त सामानों से हम जानकारी इकट्ठी करें, उनके इंटरेस्ट क्या थे, वो क्या करते थे, उनके सामानों से उनसे हमें जानकारी मिलती है। यहाँ देखते हैं, व्यापार की बात करते हैं। कहते हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि इत्यादि का व्यापार करते थे। किस किस का व्यापार करते थे? मुख्यतः पत्थर का, धातु का और हड्डी से बने सामान का या हड्डी का। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो क्या करते? धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। कहते मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहिया वाली खिलौना गाड़ी एवं चहुंदड़ों से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौने गाड़ी मिलती है। मतलब खिलौना तभी बना होगा जब उसका बड़ा स्वरूप वो यूज करते होंगे, मतलब बैलगाड़ी को यूज करते होंगे तभी तो उसका खिलौना बनाया होगा। तो हम अंदाजा क्या लगा पा रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे। और किसके लिए करते होंगे? अरे बैलगाड़ी का सामान, कोई भारी सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए करते होंगे। इसका मतलब व्यापार के लिए यूज करते थे। आगे देखते हैं। कहते लोथल से अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले। लोथल से क्या मिला पहले समझो। अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया मिला। अब बड़ा पहिया है वो किसी ना किसी गाड़ी का ही होगा, किसी ना किसी साधन के नीचे ही लगाया जाता होगा। ठीक है जी। तो इससे प्रमाण मिलता है कि बैलगाड़ी यूज करते थे, व्यापार के काम होते थे। और बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के जो चलने के जो निशान बनते हैं वो निशान पाए गए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि बैलगाड़ी का यूज होता था किसके लिए? व्यापार में सामान ढोने के लिए। आगे देखते हैं। कहते बहुत से हड़प्पाई मोहरे मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया ये सभ्यताएं बराबर चल रही थी। और हमारे यहाँ के हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो कहाँ जाके मिली हैं? मेसोपोटामिया में। तो बात क्लियर है, व्यापार ही होता होगा उनके बीच में, तभी तो मोहरों का आदान प्रदान हुआ होगा दोनों के बीच में। आगे देखते हैं। कहते सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल से ही जो गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। पोत निर्माण जहाँ पे वो जो समुद्र में ले जाने वाली किश्तियों को खड़े करने की जगह हुई वो वाली, और यहाँ पे समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। साफ है कि वो जो सिंधु घाटी के लोग थे, हड़प्पा वासी जो थे, वो थल से व्यापार भी करते थे और किससे व्यापार करते थे? जल मार्ग से भी, थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी व्यापार किया करते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये देखते हैं। कहते हैं 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे में मेसोपोटामिया के जो अभिलेख में मेलूहा, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना और ध्यान में रखना। कहते हैं 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलूहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मतलब 2350 ईसा पूर्व का एक अभिलेख कहाँ पर? मेसोपोटामिया में मिला है। वहां पे उस अभिलेख में एक वर्ड यूज किया गया, क्या? मेलूहा। मेलूहा किसके लिए यूज होता है? सिंधु क्षेत्र के लिए। तो आपको यहाँ पे ये अंडरलाइन करके याद रखना है कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था भाई? मेलूहा। ठीक है जी, ये याद रखना आपने। आगे देखते हैं। कहती मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बीच में दो स्थानों का जिक्र है। कौन कौन सा? दिलमुन और माकन। कौन कौन सा? दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलूहा के मध्य में स्थित थे। ठीक है जी। कहते दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। जो आज का बहरीन है उसका पुराना नाम क्या था? दिलमुन हुआ करता था। कहते सागोन के सुमेरियन अभिलेख में बहरीन दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है जी। किसे कहा जाता है? दिलमुन को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। किसके अनुसार? सारगोन के सुमेरियन लेख में, सारगोन के सुमेरियन अभिलेख से यानी कि ये जानकारी मिलती है। कहते हैं मेसोपोटामिया से जल व थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मिस्र से कम संपर्क रहा किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो इजिप्शियन जो अपनी सिविलाइजेशन है उससे भी संपर्क रहा, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ की प्रकार की क्या मिली है? एक गुड़िया मिली है। आगे देखते हैं। चलिए प्रतिमाएं हम बात कर लें। जो मूर्तियां हमें मिली हैं, जैसे कांसे की मूर्ति है या एक दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कहते कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है जी? मोहनजोदड़ो से। और उनकी जो कलाकृति आप देखिए इतनी सुंदर, उस टाइम में हम बोलते कि आज हम साइंटिफिक जो नॉलेज रखते हैं, उस टाइम में 5000 साल पहले की सभ्यता के लोगों ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई। ठीक है जी। कहते संपूर्ण मूर्ति में गले पड़े हार के अलावा पुरते नगन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है उसके गले में एक हार है। ठीक है जी। और बाकी सारी मूर्ति नग्न अवस्था में है। यह लुप्त मोम पद्धति द्वारा पर आधारित है। मतलब मोम एक सांचा बनाया जाता है जिसमें मोम डाल के उस रूप दिया जाता है मूर्ति का, वही पद्धति से बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से 2 तांबे की मानव मूर्ति तथा भैंस व भेड़ के कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है जी, याद रख लेना। हड़प्पा व चौहुंदड़ो से बैलगाड़ी इक्का गाड़ी प्राप्त हुए हैं। क्या जी? हड़प्पा व चौहुंदड़ो से क्या मिला है? बैलगाड़ी इक्का गाड़ी, ये मिलते हैं। सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है की बनी मूर्तियां मिली हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली जो ज़्यादा से मैक्सिमम संख्या है जो मूर्तियों की, वो किससे बनी है? टेराकोटा से। टेराकोटा क्या होता है जी? मिट्टी से बना के उसे आग में पकाना, उसे टेराकोटा बोला जाता है। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं, इनकी पिक्चर मिलती है आपको देखने में। तो आपको ने इनकी मूर्तियों के बारे में ये ध्यान में रखना है। ज़्यादा से मैक्सिमम किस चीज़ में बनी है? टेराकोटा में, यानी कि कच्ची मिट्टी से बना के उसको पकाया जाना। और जो कांसे की मूर्ति मिली है वो किस पद्धति से बनाई गई है? लुप्त मोम पद्धति से बनाई गई है। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
अच्छा, तो ये देखते हैं राजनीतिक संगठन। जैसे आज हम भारत में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक हैं हम, हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, इस तरह से हमारी राज्य व्यवस्था चलती है। लेकिन उस समय के लोगों की राज्य व्यवस्था कैसी होगी, अब कुछ उनकी जो लिखित है वो तो हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है जी। तो उनका कुछ ना कुछ बातों का अंदाज़ा लगा के हम किस नतीजे पे पहुँचते उसके बारे में हम जानते हैं कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। कहते हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है भाई, कुछ ऐसा खास मतलब मिला भी नहीं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति, मतलब कोई एक पावर है, जो एक सत्ता होगी जो सारे समाज को चलाती होगी, ऐसा तो देखने को मिला है। क्योंकि गलियां 90 डिग्री पे कटे होना, रोशनी की व्यवस्था होना, पानी की व्यवस्था होना, नालियों की व्यवस्था होना, तो ये इससे क्या पता लगता है कि ये केंद्रीय सत्ता है जो पूरे समाज को क्या कर रही है, संचालित कर रही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। कि मैक्सिमम यहाँ के लोग जो थे क्या थे, व्यापारिक थे, वणिक थे, ठीक है, व्यापार में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस कारण क्या हो सकता है, अब जिसका जितना ज़्यादा इस इंटरेस्ट होगा उसकी होल्ड भी क्या हो, मतलब काम जिसका ज़्यादा होगा उसका समाज पे होल्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कहा जा सकता है कि शायद वणिक जो होंगे वो शासन करते होंगे। सिंधु सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ियों तथा इक्का गाड़ियों का प्रयोग किया करते थे। ये पिछले वाले टॉपिक की लाइन आ गई यहाँ पर। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि राजनीति कैसी हो सकती है, वहाँ उन लोगों की कैसी हो सकती है भाई। केंद्र में एक सत्ता तो थी, ये तो लगता है, और वो सत्ता लगभग किसकी हो सकती है, वणिक की, वाणिज्य वाले लोगों की, जो व्यापार करते थे उनके हाथों में रही होगी। आगे देखते हैं। समाज के बारे में देख लेते हैं, समाज कैसा था उस समय की। समाज की इकाई परंपरा के तौर पे परिवार थी। जैसे आज हमारा परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है, उस समय पे भी परिवार ही क्या था, इसकी सबसे छोटी इकाई रही होगी। बिल्कुल। कहते मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पे अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। पूरे इतिहास में आपको दो जगह पर, एक तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और एक सातवाहन शासक, जो आपको वंश पढ़ोगे उसमें आपको जो समाज है मातृ सत्तात्मक मिलेगा। इसके कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मिली मातृ देवी की पूजा जो होती है, ठीक है जी, और मोहरों पर अंकित चित्र से यह लगता है कि ये लोग क्या है, माता को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। आगे देखते हैं। नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्य समाज अनेक वर्गों में, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिकों में बटा हुआ था। कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह से बटे होंगे, पुरोहित लोग होते होंगे, व्यापारी लोग, अधिकारी लोग, शिल्पी और श्रमिक जो मजदूर लोग हुआ करते, मतलब समाज में इस तरह के लोग होते होंगे। और इसका प्रमाण हम अंदाज़ा किस चीज़ से लगाते हैं, शवों को दफनाने के आधार पर। कहते सैन्य सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय अधिक थे। युद्ध इनको इतना प्रिय नहीं था, शांति प्रिय थे, क्योंकि इनके पास से हमें इतने कोई ज़्यादा हथियार नहीं मिले हैं, तलवारें बड़ी बड़ी या कुछ ऐसे युद्ध वाला सामान हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये क्या थे, मतलब शांति प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय लोग नहीं थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो घरों में जहाँ चूल्हे वगैरह उनके पाए गए हैं वहाँ पे मछली के छोटे हड्डियाँ छोटी छोटी मिली हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है भी ये मांसाहारी भी हो सकते हैं, और शाकाहारी तो होंगे, गेहूँ जौ आपने देखा। तो ये दोनों किस्म के थे। क्वेश्चन आता है कई बार, सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोनों, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी लोग ये थे। ठीक है जी। और इसके प्रमाण क्या है, मछलियों की इनकी हड्डियां मिली हैं जी, ये इससे पता लगता है कि मछली वगैरह खाते होंगे।
आगे देखते हैं। हाँ जी, धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। यही तो होता है ना, एक संस्कृति के बारे में, एक सभ्यता के बारे में पढ़ रहा है, तो उनका समाज कैसा था, उनकी राजनीति कैसी थी, वो लोग कैसे घरों में रहते थे, वो क्या यूज़ करते थे, तो उनके धर्म के बारे में भी जान लेते हैं। उनका धर्म कैसा होगा, वो किसको मानते थे, किस तरह की पूजा पाठ था उनका, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए जरा, धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से हो रहा है। एक भाई मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा से मिली है वो। उसमें क्या दिखाया गया है कि एक औरत के पृथ्वी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे साफ पता लगता है कि ये लोग धरती को क्या उर्वरता की देवी मानते थे, पूजा करते थे, और पृथ्वी को देवी माना करते थे ये लोग। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। किसकी देवी जी? उर्वरता, उपजाऊपन की, क्योंकि फसलें धरती से ही होंगी, और उसकी वो पूजा करते थे। ये एक हमें चित्रित रूप में, मतलब कि उसमें देखने को मिला है कि धरती, एक औरत के गर्भ से, धरती के गर्भ से, यानी एक पौधा निकल रहा है। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिसे तरह मिस्र के लोग नील नदी को देवी आइसिस पूजा करते थे। जैसे मिस्र के लोग, यानी कि इजिप्शियन लोग, नाइल रिवर जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, उसकी पूजा आइसिस देवी के नाम से करते हैं। कौन? मिस्र के लोग। उसी तरह से हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग धरती की पूजा करते थे। किस रूप में? देवी के रूप में, उर्वरता की देवी के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। ऐसी बहुत सी मूर्तियां मिली है, मोहरें मिली हैं, जिसमें मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे कहा जा सकता है कि ये लोग क्या करते, मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते हैं। पुरुष के बारे में देख लेते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग औरतों की पूजा यानी मातृ देवी, पुरुष की पूजा यानी कि पिता की, पशुपति शिव की, फिर पक्षियों की पूजा करते थे, ये पशुओं की भी पूजा करते थे। औरत, मर्द, पक्षी और पशु चारों की पूजा होती है, और पेड़ों की पूजा भी ये करते थे। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर कहते सिंधु सभ्यता के पुरुष देवता के बारे में। पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। एक पिक्चर में आपको शो करूंगी, एक ऐसी मूर्ति मिली है, एक पिक्चर मिली है मोहर के ऊपर, जिसके क्या है सिर के ऊपर 3 सींग है। ठीक है जी, कितने सींग है? 3 सींग है। इसमें से एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। और ये कौन से आसन में बैठा? पद्म आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, और आसन के नीचे एक भैंसा, और पैरों के पास 2 हिरन हैं। ये यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। वो पूछ लेते हैं कि बताओ पशुपति जो शिव की मूर्ति मतलब चित्रित अंकित मिला है, उसमें किस जानवर का जिक्र किया गया या नहीं किया गया, वो ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो इन जानवरों को आपने ध्यान में रखना है कि इन्हें पशुपति शिव बोला गया क्योंकि इनकी जो वेशभूषा, जब बैठने है, जानवरों के आसपास का होने से क्या लगता है कि ये शिव का ही रूप है। ठीक है जी। और इनमें से ये जानवरों की नाम आपको ध्यान में रखने। इनमें से कई बार ऐसे ही पूछेंगे, इनमें से कौन सा जानवर था या इनमें से कौन सा जानवर नहीं था, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता के लोग कबूतर की पूजा करते हैं। कई जगह पे आपको घुग्गी भी देखने को मिलेगा, घुग्गी भी देखने को मिलता है। कई बुक्स में घुग्गी भी दिया हुआ है, कई बुक्स में कबूतर भी दिया हुआ है। इसकी पूजा करते थे, पक्षियों में इसकी पूजा करते थे। आगे देखते हैं प्रतीक। जैसे मान लो आप लोग तावीज पहनते हैं, कोई आप क्या लगाते हैं अंदाजा भी, हाँ भूत प्रेत में विश्वास होगा या कुछ भी ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। भी क्रॉस पहना हुआ है तो भाई ये क्रिश्चियन है, ठीक, किसी ने ओम पहना हुआ है तो हम क्या कहते हैं, ये हिंदू से बिलोंग करता है। ठीक है, तो किसी भी आधार पे मतलब कि उनकी तौर तरीकों से हम अंदाज़ा लगाते हैं।
धार्मिक प्रतीक चिन्ह प्रतीक का जो महत्व वो देख लेते हैं। तावीज, तावीज सिंधुवासी क्यों पहनते थे? भूत प्रेत से बचने के लिए। ठीक है जी। बैल को किसका स्वरूप मानते थे? शिव का वाहन। वैसे भी हम नंदी महाराज मानते हैं। आज की वैसे हिंदू धर्म की जो प्रथाएं हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं यहाँ पर। ठीक है जी। स्वास्तिक, जो हम स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है जी, ये वाला स्वास्तिक बना लेना जैसे भी है। ठीक है जी। ये क्या किसका प्रतीक था? सूर्य उपासना का प्रतीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में पाया गया स्वास्तिक का चिन्ह किसका प्रतीक माना जाता है? क्या बताओगे? सूर्य उपासना का प्रतीक। और इसका कहाँ पे मिला है? राजस्थान के कालीबंगा से ये प्रतीक मिला है हमें। किसका? स्वास्तिक का। योगी शिव योगेश्वर, जो मैंने अभी मूर्ति के बारे में, जो पिक्चर के बारे में आपको डिटेल समझाया कि एक मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है पद्मासन की मुद्रा में, जिसके सिर पे 3 सींग है और उसके आसपास में क्या है? जानवर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो वो किसका है प्रतीक है? शिव का, पशुपति शिव का। और वो कहाँ पे मिली है? कहाँ पे मिली है जी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है जी। योगी की जो है वो किसका है? शिव योगेश्वर का। बकरा, बलि का, आपको आज भी पता है, आज भी कई जगहों पे बकरा की बलि दी जाती है, तो बलि के हेतु ये उपयोग में किया जाता था। श्रृंग यानी कि शिव का रूप, ये भी एक शिव का रूप है। ऐसे चलाना। भैंसा, नाग, सॉरी यहाँ पे करते हैं नाग। नाग किसका प्रतीक है जी? पूजा हेतु, नाग पंचमी, नाग पूजा जो की जाती है। ठीक है। भैंसा देखना, देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। पूछेंगे भैंसा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है जी? देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। युगल शवाधान, युगल शवाधान किसका प्रतीक है? मतलब शवाधान यदि 2 जनों को इकट्ठे दफनाया गया तो किसका प्रतीक है जी? पति के साथ पत्नी का सती होना। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या सती होने का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला? हाँ जी मिला है भाई। कई जगह पर आपको 2 व्यक्तियों की आपको क्या है? युगल समाधान मिला है। युगल, उसके अंदर 2 व्यक्तियों को दफनाया गया है। तो यही होगा, पति के साथ पत्नी को भी दफनाया गया होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे? सती होने के प्रमाण मिले हैं। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि चित्रित देवता जो हैं उसको क्या बोला गया है? पशुपति महादेव। हर हर महादेव। आगे है, सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है जी। लिंग योनि के कुछ पत्थर की ऐसी मूर्तियां मिलती हैं, साक्ष्य मिले, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर क्या है? लिंग योनि की पूजा भी की जाती थी। आगे देखते हैं। वृक्षों की पूजा और पशुओं की पूजा। आपने औरत की पूजा देख ली यहाँ पे माता देवी के रूप में, व्यक्ति की पूजा पशुपति शिव के रूप में देखी, पक्षी की पूजा आप देख चुके हो। अब यहाँ देखेंगे हम किसकी पूजा? वृक्षों की और पशुओं की, मतलब हर एक की पूजा ही हो रही है, सूर्य की ही पूजा हो रही है। कहते सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है जी। कहते एक मोहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। आपको सीधे सीधे बताना है कि कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष। यहाँ पे पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था। कई मोहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला जानवर, इसको यूनिकॉर्न या जो गैंडा कहा जा सकता है। इसके बाद कुबड़ वाला सांड। 2 व्यक्तियों की पूजा 2 जानवरों की पूजा करते थे। कौन सा? एक तो एक सींग वाला जानवर जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, और एक कुबड़ वाला बैल। ठीक है जी। ये इनको अधिक प्रिय भी था। इन 2 जानवरों की ये पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 2 हिरन बैठे हुए हैं जी। इन्हें पशुपति शिव कहा गया। क्या कहा गया? पशुपति शिव कहा गया। गो पूजन का प्रमाण नहीं मिला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें सब मतलब कि कॉमन से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अटकाते कहाँ पे? यहाँ पर भी किसकी पूजा के प्रमाण नहीं मिले। आपको बोलेंगे एक सींग वाला जानवर और कुबड़ वाला बैल, गाय कह देंगे, है ना। तो आपको बताना है
क्या, गाय की पूजा के साक्ष्य हमें नहीं मिले। गाय के अवशेष सिंधु घाटी से नहीं मिले हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि किस जानवर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। किसके नहीं मिले, गाय के। आगे है, वे इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो कहीं पर भी हमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, मंदिर नहीं मिले हैं, ठीक है जी। ये है, हड़प्पाई लोग तवीर धारण करते थे, पहले ही बता चुकी हूँ, भूत प्रेतों से बचने के लिए, यानी कि भूत प्रेत में ये विश्वास रखते थे, अंधविश्वासी तो थे भाई ये लोग। कहते सैंधव नगरों की खुदाई से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, हो चुका है। सैंधव स्थल से प्राप्त मोहरे सर्वाधिक बैल पशु का उपयोग हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, जो सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे मिली हैं, सबसे ज्यादा जो मोहरों के ऊपर किस पशु के साक्ष्य मिले हैं, किसके मिले हैं जी, बैल के मिले हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम चैप्टर याद करेंगे।